जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग हिंदी टेस्ट का जो 4th लेसन है वो लेकर आए हैं, क्लास नंबर 4। इसमें हम लोग ओल्ड जो पेपर हमारे हो चुके हैं व्यापम वगैरह के, जिसमें कि वर्ग 3 के हैं, वर्ग 2 के हैं, जिसका जो कॉमन पेपर होता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। उसमें कुछ हो सकता है व्यापम की तरफ से त्रुटियाँ भी रही हो, उनको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे और साथ ही नए नए प्रश्नों की तरफ अग्रसर होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 1। यही प्रश्न 2017 MPSI में भी आ चुका है और यही वर्ग 3 का जो अभी रिसेंटली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है 2017 MPSI। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से इसको पढ़ते हैं। कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं किसके अंतर्गत, ऐसा पूछने का आशय है। अव्ययी भाव समास अंतर्गत, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत या तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो महत्वपूर्ण बात यह है बंधु कि ये दोनों जो समास होते हैं ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। दरअसल तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा, कारक विभक्ति के लोप के आधार पर। अब कारक विभक्ति के लोप के आधार पर जो होती है वो कारक विभक्ति के जो लोप है उसके आधार पर वो 6 प्रकार के होते हैं। फिर होता है एक नज समास होता है, एक अलुक पद होता है, एक उपपद होता है, एक नय तत्पुरुष समास होता है जिसको नज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके नाम होते हैं और ये कर्मधारय और द्विगु ये भी तत्पुरुष के ही भेद होते हैं या उसी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जिन लोगों ने कभी मुझसे समास वगैरह पढ़े हैं उनको पता होगा कि मैं ये सब कुछ डायग्राम पूरा क्लियर करके बताता हूँ जब समास को पढ़ा रहा होता हूँ तब। अभी तो मैं MCQs करा रहा हूँ। प्रश्न है 2। जिस विधा द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह है क्या। लिपि विज्ञान, शैली विज्ञान, रूप विज्ञान या व्याकरण विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है आपके पास व्याकरण विज्ञान। अच्छा, पहले का उत्तर अगर नहीं दिया होगा तो पहले का उत्तर मैं आपको बता दूं। मैंने वैसे तत्पुरुष समास बोल दिया था, पर फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने आंसर नहीं लगाया, तो ये आंसर भी लगा दे रहा हूँ। और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए ना हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। मेघ आए बड़े बन ठन के, ये बन ठन के है बेटा, है ना। ये जो शब्द लिखा है ना, बन उनके नहीं है, वो बन ठन के हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ, बन ठन के। ठीक है, ऐसे एडिट हो जाएगा ये। चलो, मेघ आए बड़े बन ठन के, इस वाक्य में विशेषण शब्द पूछा है क्या है। और आपको पता है ये जो है ना, मेघ आए बड़े बन ठन के, यह जो उदाहरण है यह मानवीकरण अलंकार का उदाहरण भी है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण भी है। ये उदाहरण इसमें आता है मानवीकरण अलंकार में। ठीक है, तो मेघ तो नहीं है इसमें। बंठन जो शब्द है और के जो शब्द है ये आप लोगों को पता है कि कारक विभक्ति में आता है और आए जो है वो क्रिया के, सहायक क्रिया के साथ में है। तो इसमें जो बंठन शब्द है ये विशेषण के तौर पर यूज़ हुआ है। समझ गए होंगे यहाँ तक। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। सुधि लेना, आप लोगों ने कई बार हनुमान चालीसा वगैरह में इस शब्द को सुना होगा, पढ़ा भी होगा और कई सारी जगह यूज़ भी करते होंगे कि आपने मेरी सुध नहीं ली। तो इसका मतलब होता है खबर लेना। क्या लेना, सुधि लेना मुहावरे का अर्थ होता है खबर लेना। क्योंकि मुहावरे जो होते हैं वो सीधा सीधा अर्थ नहीं दे रहे होते हैं, वो बल्कि जो शब्द लिखा है उसके लक्षण को बताने के लिए लाए जाते हैं, किसी चीज़ के लक्षण को बताने के लिए। तो खबर लेने के लिए सुधि लेने शब्द का प्रयोग होता है, इसको लक्षण कहेंगे उसको। अगला उदाहरण है, अगला प्रश्न है, नास्तिकता
में सही प्रत्यय कौन सा लगा है? तो इसमें शब्द लिखा है नास्तिक। कौन सा शब्द लिखा है? नास्तिक। इसमें मूल शब्द जो है वो है नास्तिक, ठीक है। और इसमें एक प्रत्यय लगा है, कौन सा? ता, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय लगा है कौन सा? ता, इसलिए क्या लगाएंगे आंसर? ता। सही प्रत्यय पूछा है उसने, तो नास्तिक शब्द में ता प्रत्यय लगा है, इसलिए नास्तिकता हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न है 6, भरोसा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची पूछा है, मतलब वैसा ही। तो भरोसा शब्द जो है वो हिंदी में यूज़ किया जाता है, और जो एतबार शब्द है ये उर्दू का शब्द है, उर्दू का शब्द है, और इसका सही आंसर भी एतबार होगा, ऐतराज नहीं, एकांत भी नहीं होगा, एकाक्ष भी नहीं होगा, ठीक है। तो भरोसे का सही उत्तर क्या हो गया? एतबार। गाना भी सुना होगा इस पर, तो कई सारे गाने बने। कौन सा? एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, सुना भी होगा आप लोगों ने। हद से भी ज़्यादा तुम। चलो अगला प्रश्न है 7 नंबर, समाधान शब्द का विलोम क्या है? समाधान, तो समाधान एक समस्या के लिए है, एक समस्या है, उसका विलोम पूछ रहा है, तो विलोम जो हो जाएगा, समाधान किया है मतलब उसका कहीं ना कहीं आपने समस्या का हल किया है, तो 7 के लिए सही हो जाएगा। समस्या है तो उसका विलोम समाधान हो जाएगा, तो समाधान का विलोम क्या हो जाएगा? समस्या, ठीक है, सही विलोम लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 8वां, और ये जो 8वां प्रश्न लिखा है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और ये विसर्ग संधि को बहुत अच्छे से समझाने के लिए होता है, जिसमें कि कहा जाता है कि विसर्ग का लोप न होना, यथावत विसर्ग बना रहना, उसका नियम है, नियम के आधार पर होता है। तो ये शब्द हो जाएगा अतः प्लस एव, तो हो जाएगा अत प्लस एव, तो अतएव हो जाएगा, इसलिए सही आंसर जो है बी लगाएंगे, अतः प्लस एव। याद रखिए यहाँ लगाना है अतः प्लस एव, विसर्ग संधि इसका आंसर है। अगर संधि पूछता तो विसर्ग लगाएंगे, और संधि विच्छेद पूछा है तो अतः प्लस एव लगाएंगे। अगला शब्द है निंदनीय, शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो निंदनीय शब्द में जो प्रत्यय लगा है, हाँ, निंदनीय में निंदा से जुड़ा हुआ शब्द है, और इसमें अनीय प्रत्यय होगा बेटा, नीय नहीं, अनीय। हाँ, सही आंसर लगाएंगे निंदनीय, तो इसको ऐसा लिखेगा, ऐसे हलंत लगाएंगे और अनीय प्रत्यय जोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे। उर्दू संस्कृत का शब्द है ना निंद या निंदा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? बोले उपसर्ग मतलब जो किसी मूल शब्द के पूर्व में, पूर्वार्ध में, प्रारंभ में, शुरू में लगता है। अच्छा, अ प्लस छत, अ प्लस जान, अ प्लस भाव, मतलब इन तीनों में तो उपसर्ग लगा हुआ है, ये जो पहला अक्षर लिखा हुआ है उसमें नहीं लगा है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है बंधुओं, अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? निम्न में सही वर्तनी का चयन करना है। सही वर्तनी कौन सी है? शुद्ध कौन सा लिखा है? प्रशंसनीय, तो प्रशंसा या प्रशंस प्लस अनीय प्रत्यय से बना है, इसलिए सही आंसर जो लगाएंगे ये ए नंबर का आंसर आप लोग चयन कर सकते हैं। प्रशंस प्लस अनीय, शुद्ध वर्तनी के साथ में लिखना है ना, इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छे और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ध्यान से सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता खालिस्तान के लिए होती है।
व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता किसके लिए होती है भाई? भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, हिंदी भाषा को सीखने के लिए, वार्तालाप के लिए और भाषा के विवेचनीकरण के लिए। तो भैया जब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी तो हम शुद्ध प्रयोग सीख जाएंगे। तो सही आंसर हमारा है शुद्ध प्रयोग के लिए। जब शुद्ध प्रयोग होगा तो ये सारी चीज़ें सीखने के प्रोग्राम है उसके, ये व्याकरण के प्रयोग है, ठीक है, हिंदी भाषा को सीखने के लिए। तो जब हमें ज्ञान रहेगा तो हम ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, वार्तालाप भी अच्छे से कर पाएंगे, विवेचीकरण भी अच्छे से कर पाएंगे। तो भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। तो सही आंसर जो है बेटा वो लगाएंगे हम यहाँ पर, सही उत्तर जो है ए का चयन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? छंदोबद्ध रचना जानी जाती है किस विधा में? गद्य विधा में, पद्य विधा में, रिपोर्टाज में या कहानी में? तो जो छंदोबद्ध होती है मतलब जो छंद लिखे होते हैं वो एक पद्य रचना होती है, पंक्तिबद्ध होती है, पंक्तियों में लिखी जाती हैं। सही आंसर लगाएंगे पद्य। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14, आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। वाक्य, जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, मतलब जो अपने आभूषण वगैरह या जो वस्त्र वगैरह बदलते हैं, चेंज करते हैं, उस रूम को या उस स्थान को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। जो कि अगर आप लोग देखा जाए तो जो पर्दे के सामने जब एक्टिंग की जाती है, ठीक है, और एक पर्दे के पीछे जो वो लोग तैयार वगैरह होते हैं उस जगह को पूछते हैं, तो उसको नेपथ्य कहते हैं बेटा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है और अच्छा खासा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपथ्य कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? नेपथ्य। अच्छा, दुर्भिक्ष क्या होता है? तो जब बड़ी कठिन समय में भिक्षा प्राप्त की जाती हैं उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। दरअसल इसमें एक उपसर्ग है, दुर प्लस भिक्षा या भिक्ष शब्द से बना हुआ है, इसलिए दुर्भिक्ष बना हुआ है। अगला शब्द है, प्रश्न नंबर 15 के पास चलते हैं। निम्न में से अनायास का विलोम क्या होगा? अनायास मतलब अचानक, तो उसका हो जाएगा सायास। जो सही समय पर या सही सोच समझ कर किया गया है उसको सायास कहते हैं। और अनायास मतलब, और अकस्मात भी अचानक होगा, अकारण मतलब बिना कारण के, अनागत मतलब होता है कोई बिना जाने पहचाने या बिना आए हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? कला श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? तो कला श्रेष्ठ जो लिखा गया है मतलब किसी चीज़ में वो निपुण है तो उसको कहते हैं कला में श्रेष्ठ। में विभक्ति लगी हुई है मतलब ये अधिकरण की विभक्ति, और अधिकरण की विभक्ति है मतलब तत्पुरुष समास के पास आपको आंसर लेकर चलना है, ठीक है। 16 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में बलदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? बलदेव, बलदेव आपको पता है बलराम से बना है, बलदेव बलराम है ना, तो सही आंसर हो जाएगा बलराम। बी आंसर आप लोग लगा सकते हैं। मेरा तो मन बिल्कुल भी वीडियो रोकने का नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, पर क्या करें समय ज़्यादा हो रहा है, तो आज 18 ही प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है 18 नंबर पर। निम्नलिखित में से एक वाक्य लिखा है और उसके लिए आपको शब्द का चयन करना है। उसको एकार्थी भी कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे एकार्थी वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बहुत सारे लगभग 250-300 शब्द में करा चुका हूँ, उसको देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए हैं एकार्थी के। पीएससी मेंस तक के लिखने के लिए आंसर राइटिंग कैसे करना है वहाँ तक का बताया हुआ है। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द का चयन करेंगे तो उसको प्रियम वदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रियम वदा। अब जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो उत्तर आसानी से लगा सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो
यह वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपका मन करे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुँचाइए भी। आज के लिए इतना ही।